वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे मोर्टार फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक। मोर्टार का मतलब तो आपको पता है। व्हाट इज इट? इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। इनका अगर मिक्सचर हम बनाएं तो इसे हम मोर्टार कहते हैं। ओके। और मोर्टार को डिफरेंट पर्पज से यूज किया जाता है अपने स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल मैसनरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैसनरी कंस्ट्रक्शन मतलब ब्रिक है, इसके ऊपर और एक ब्रिक प्लेस करना है, तो दो ब्रिक के बीच में अगर बॉन्डिंग बनानी है, जॉइंट बनानी है, तो हम यहाँ पे मोर्टार डालते हैं, फिर इसके ऊपर एक ब्रिक प्लेस करते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये काम होती है। या फिर मोर्टार को यूज करके आप प्लास्टरिंग कर सकते हो, प्लास्टरिंग वर्क। ओके। तो मोर्टार का डिफरेंट वर्क है, खास करके मींस इन मैसनरी कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टरिंग वर्क, मैसनरी वर्क एंड प्लास्टरिंग वर्क, ठीक है। ये दो बेसिक यूज है आपका मोर्टार का। नाउ व्हाट इज मोर्टार? मोर्टार इज इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। ओके। बाइंडिंग मटेरियल को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको मैट्रिक्स भी कहा जाएगा, प्लस फाइन एग्रीगेट। ओके। इसको एडल्टरेंट भी कहा जाता है, एडल्टरेंट प्लस वाटर। तो ये जो फाइनल मिक्सचर निकल के आएगी इसको आप कहोगे मोर्टार। ओके। अभी देखिए इसमें किसका क्या पर्पस है। बाइंडिंग मटेरियल, आपका बाइंडिंग मटेरियल बहुत तरह का हो सकता है। जो खास करके जो बाइंडिंग मटेरियल आपको पता है उसमें क्या होगा, सीमेंट एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है, लाइम एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है, जो अभी तक हमने पढ़ चुका है ना। अब इनका पर्पस क्या है बाइंडिंग मटेरियल का? ये बाइंडिंग मटेरियल क्या करता है, जो आप फाइन एग्रीगेट इसमें यूज करोगे उसको प्रॉपरली बाइंड करना, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल का काम यही है कि जो मोर्टार में हम फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे या फिर जो एडल्टरेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको बाइंड करना है। ओके। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है बाइंडिंग मटेरियल का। ओके। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मैट्रिक्स बाइंड द पार्टिकल ऑफ एडल्टरेंट, मैट्रिक्स बाइंड the particle of adulterant। ओके। नाउ आपका जो मोर्टार बन के निकलता है, जो फाइनल मोर्टार आप बनाओगे उसकी जो क्वालिटी है, मोर्टार की जो ड्यूरेबिलिटी है, मोर्टार की जो क्वालिटी है एंड मोर्टार की जो स्ट्रेंथ है, ये बेसिकली मेनली खास करके किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल पे, कि आप कितना अच्छा बाइंडिंग मटेरियल यूज किए हैं और कितना ज्यादा बाइंडिंग मटेरियल यूज किए हैं, इसके ऊपर आपके मोर्टार का ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। खास करके फाइन एग्रीगेट वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन मेजर जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? बाइंडिंग मटेरियल के ऊपर। बाइंडिंग मटेरियल जितना अच्छा, मोर्टार आपका उतना अच्छा, प्लस बाइंडिंग मटेरियल जितना ज्यादा यूज करोगे मोर्टार आपका उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना। तो लिखिए द ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ of mortar will mainly depend upon quality and quantity of binding material, quality and quantity of binding material। वेल अब आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। तो ये आपने समझ लिया कि मोर्टार होता क्या है और मोर्टार में कौन कौन से
इंग्रेडिएंट होते हैं, आपका बाइंडिंग मटेरियल होगा प्लस आपका फाइन एग्रीगेट्स होंगे और वाटर आप यूज करोगे मोर्टार को बनाने के लिए। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो मैं आपको बता दूं बिल्डिंग मटेरियल एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें आपको बहुत सारे थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ना है कि हमको थ्योरी ज्यादा आप याद तो नहीं कर सकते ना सब कुछ, यू कैन नॉट रिमेम्बर सब कुछ। ओके, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें समझ के प्रैक्टिस करके लिखनी है। ओके, जो भी चीजें हैं हम उसको डिटेल में समझेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत उचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिखवाते हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मान लो कोई शॉर्ट नोट्स आ गया लिखने को किसी तरह से, तो आप अगर थ्योरी राइटिंग अगर समझे नहीं होंगे तो आप नहीं लिख पाओगे, तो वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, या फिर अभी कुछ लिख भी दोगे जितना आपको याद होगा उतना लिख दिया तो फुल मार्क नहीं मिलेगा। यही अगर आप समझ के रखें उस चीज को, तो मान लो कि एग्जैक्ट वर्ड जो हमने आपको लिखवाया वो चीज भूल भी गए, तो आप अगर समझे हुए हैं बातों को सुने हुए हैं तो अपने सेंटेंस में भी बना के लिख सकते हो, तो ये एक एडवांटेज आपको मिल जाएगी, है ना। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, अच्छे से सुनिए, आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई आपको करना है और हमें आपको कंप्लीट सिलेबस देनी है डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाइंडिंग मटेरियल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, सीमेंट के बारे में एंड लाइम के बारे में हमने पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे फाइन एग्रीगेट के बारे में, सैंड के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। ओके, सैंड, फाइन एग्रीगेट माने कि सैंड, फाइन एग्रीगेट। ओके ओके, तो सैंड, सॉइल मैकेनिक्स में आपने क्लास पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा जो सैंड होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो क्या होता है, लेस देन 4.75 mm बट ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, इसको हम सैंड कहते हैं, है ना। और सिल्ट क्या होता था, सिल्ट इज लेस देन 75 माइक्रोन बट ग्रेटर देन 2 माइक्रोन। और क्ले क्या होता था, लेस देन 2 माइक्रोन। ओके, तो और 4.75 mm से जो बड़ी होती थी उसको हम क्या कहते थे, ग्रेवल। ओके, और 40 mm या फिर 80 mm के अराउंड जो होती थी उसको हम क्या कहते थे, बोल्डर। समझ में आप। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन दी सैंड का जो पार्टिकल साइज है वो इस रेंज में आता है, 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में आता है। ठीक है, मतलब काफी फाइन होते हैं, काफी छोटे छोटे दाने होते हैं सैंड के। ओके, नाउ अब हम जरा डिस्कशन करते हैं कि सैंड बेसिकली किस चीज का बना होता है। सैंड बेसिकली इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होती है इसको हम सिलिका कहते हैं, सैंड में बेसिकली सिलिका होता है, और जो मिनरल खास करके इसमें पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। ओके, तो लिखिए द सैंड पार्टिकल्स, द sand particles consist of small grains of silica, small grains of silica, SiO2। ओके, नाउ इसमें जो मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या है, क्वार्च। एबंडेंट मिनरल हमारे साथ लिखना आप चालू करिए कॉपी पे, मिनरल फाउंड इन, जब हमें समझाना होगा उस वक्त हम समझा देंगे। ओके, और आपको लिखने से मना करेंगे, फिर समझाने के बाद आप लिखना, लेकिन अभी लिखते चलिए, इज क्वार्च। ये जो मिनरल है ये सबसे ज्यादा सैंड में पाई जाती है। वेल, तो इसके बारे में सुनिए पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड दैट टू बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। ठीक है, तो एक अच्छा सैंड कौन सा सैंड होगा, तो क्या एक अच्छा सैंड ऐसा सैंड होगा जो कि आप सीमेंट और सैंड को मिक्स करोगे प्लस पानी को मिक्स करके जो मोर्टार बनाओगे, तो एक अच्छा सैंड केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट होने का कहने का मतलब है वो ऐसा नहीं हो कि जो सैंड आपने यूज किया वो सीमेंट के साथ रिएक्ट कर जाए और कोई अदर कंपाउंड बना दे, ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Hence we can say that a good sand must be chemically inert।
प्लस जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि जो एक अच्छा सैंड है इट मस्ट बी वेल ग्रेडेड, इट मस्ट बी वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड कहने का मतलब उसकी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU मस्ट बी ग्रेटर देन 6। ओके, प्लस जो अच्छा वेल ग्रेडेड, क्यों वेल ग्रेडेड इसलिए ताकि जब आप एक सैंड को पैकिंग करोगे ना, किसी एक मान लो किसी एक कंटेनर में पैक कर दिया, तो उसमें जो फॉर ए गिवन वॉल्यूम जी फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड मस्ट बी लेस, कम से कम वॉइड होना चाहिए, इसलिए आप चाहते हो कि एक वेल ग्रेडेड सैंड होना चाहिए। प्लस आप ये चाहोगे कि जो मेरा सैंड है वो किसी एक अच्छे मिनरल का बना हो, जैसे कि क्वार्ट्ज। ओके, क्वार्ट्ज एक अच्छा मिनरल है, दैट इज विच इज ड्यूरेबल मिनरल। ओके, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अधिक होती है, अच्छी होती है, एसिड रेजिस्टेंस काफी अच्छी अच्छी होती है ना। तो यू विल डिजायर दैट वी मस्ट हैव ए गुड मिनरल इन आवर सैंड। प्लस जो हम सैंड यूज करेंगे इट मस्ट बी एंगुलर। अभी देखो डिफरेंट शेप्स होते हैं, एक होता है एंगुलर, एक बात होती है एंगुलर की बात होती है इस तरह से एंगुलर, ठीक है। सुनिए कंसेप्ट सुनिए, एक बात होती है एंगुलर की, एक बात होती है राउंड की, और एक चीज होती है कि किसी का सरफेस रफ है। अब वो एंगुलर हो या राउंड हो उससे मतलब नहीं है, उसका सरफेस रफ है। तो इन तीनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, इन तीनों का उद्देश्य अलग अलग है। ये राउंड, ये एंगुलर, जस्ट ए मिनट हमें लिखने दीजिए, ये राउंड, ये एंगुलर और ये रफ सरफेस, ठीक है। इन तीनों शब्द की अलग अलग मीनिंग है। क्या क्या मीनिंग है? अगर राउंड होता है तो इस कारण से वर्केबिलिटी काफी अच्छी होती है, वर्केबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इंटरलॉकिंग काफी बेकार होगी, क्योंकि राउंड एग्रीगेट है तो एक दूसरे से इंटरलॉक नहीं कर पाएगा, लेकिन राउंड एग्रीगेट है एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लिप कर पाएगा, तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी। इंटरलॉकिंग बेकार होगी, इंटरलॉकिंग बेकार होगी। एंगुलर एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, तो वॉइड कम होगा। इंटरलॉकिंग अगर अच्छे से इंटरलॉक करके रखा है तो वॉइड आपका ऑब्वियसली थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो वॉइड विल रिड्यूस, इंटरलॉकिंग इज गुड। लेकिन अगर रफ है, हाँ इंटरलॉकिंग अच्छी, वर्केबिलिटी कम, वर्केबिलिटी रिड्यूसेस, वर्केबिलिटी कम, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर रफ है किसी एग्रीगेट का सरफेस, फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट, दोनों के लिए ये सब बातें बेसिक कंसेप्ट एप्लीकेबल है। किसी का सरफेस मान लो रफ है तो क्या होगा, रफ होने के कारण जो सीमेंट है और सैंड है, सैंड का पार्टिकल रफ है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से होगा। तो बॉन्डिंग बिटवीन aggregate and binding material will be good. Aggregate and binding material will be good, ठीक है। तो ये तीन मतलब है आपका राउंड एग्रीगेट होने का, एंगुलर होने का या फिर रफ होने का, तीनों का अलग अलग मतलब है। आपने देखा वर्केबिलिटी से रिलेटेड है, इंटरलॉकिंग से रिलेटेड एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बॉन्डिंग बिटवीन एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल। समझ में आया? तीनों का अलग अलग मतलब है। तो जो एक अच्छा सैंड होगा आप हमेशा चाहोगे कि वो थोड़ा एंगुलर हो, एक गुड सैंड मस्ट बी एंगुलर, ताकि आपको अच्छा इंटरलॉकिंग मिल पाए, ठीक है। वो वेल ग्रेडेड हो ताकि उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो, ठीक है। और वेल ग्रेडेड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 6। प्लस देखो एक चीज होती है फाइनेस मॉडुलस, हम कैलकुलेट करते हैं। फाइनेस मॉडुलस बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है टू डिसाइड द वर्केबिलिटी। एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक गुड सैंड की जो फाइनेस मॉडुलस होती है, इट इज इन रेंज ऑफ 2.2 टू 3.2 और 2 to 3, आप ऐसे कह लो, ठीक है। इस रेंज में अगर फाइनेस मॉडुलस है तो ऐसे सैंड को अगर आप यूज करोगे तो उस सैंड की वर्केबिलिटी काफी इकोनॉमिकल होगी, ठीक है। एंगुलर भी होगी लेकिन वर्केबिलिटी भी काफी इकोनॉमिकल होगी, समझ में आया? तो फाइनेस मॉडुलस इस रेंज में होना चाहिए गुड सैंड की। प्लस एक जो कोई गुड सैंड है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? अगर ऑर्गेनिक मैटर उसमें है तो मैंने आपको समझाया था सैंड जब पढ़ाई थी, पिट सैंड, सी सैंड, फिर रिवर सैंड वगैरह, तो वहां पे बताया था कि अगर सैंड में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उस कारण से क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो गैसेस निकलेंगे, तो गैसेस वो कहां से निकलेंगे, कंक्रीट से। बाहर निकलेंगे तो कंक्रीट को पोरस बना देंगे। तो
ये कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, तो स्ट्रक्चर को पोरस बना रहा है ना, तो ड्यूरेबिलिटी उसका अफेक्ट करेगा। प्लस जो सॉल्ट है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम क्ले कंटेंट आल्सो, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर एंड क्ले कंटेंट। मैक्सिमम परमिसिबल क्ले कंटेंट जो है इट इज 3 to 4% क्ले कंटेंट इन सैंड इज परमिटेड, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन दैट। 3 से 4% से अधिक क्ले कंटेंट नहीं होना चाहिए आपके सैंड में, ठीक है। नेक्स्ट गुड सैंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी एक अच्छे सैंड की। नेक्स्ट जो क्वालिटी है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट, उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने आपको समझाया था कि सॉल्ट होने के कारण क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका स्ट्रक्चर में डैम्पनेस हो जाएगी, मतलब गीला गीला आ जाएगा, सीडन आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, जो जो मॉइस्चर है जो एब्जॉर्ब किया तो बाहर भी निकलेगा, तो बाहर जब निकलेगा स्ट्रक्चर के अंदर से तो वो सॉल्ट को भी अपने साथ लेके आ जाता है, और सॉल्ट जो है सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो मॉइस्चर है वो तो बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिस कारण से एक व्हाइट या फिर ग्रे कलर का दाग धब्बा छोड़ देगा स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिस कारण से आपका स्ट्रक्चर डिटोरिएट होता है, मतलब स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कम होती है ना। तो एक गुड सैंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है एक गुड सैंड की, ठीक है। सो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएंगे, आपके ईएस में आएंगे, एसएससी जेई में आएंगे कि राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड दैट कैन बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, ठीक है। तो इसके ऊपर चूंकि मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, हम डायरेक्ट इसका थ्योरी लिख देते हैं, फिर आप उसको वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा। तो लिखिए, सैंड शुड बी केमिकली इनर्ट, that is it should not react chemically with binding material used. Next point, sand should be free from organic matter or clay. Maximum permissible clay content is in range of 3 to 4%. Note, organic matter lead to oxidation which produces gases, and this make the structure porous, which affect the durability of the structure. Next point, sand must be free from salt, else it will result in dampness, क्योंकि सॉल्ट क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो डैम्पनेस आ जाएगी, एफ्लोरेसेंस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, sand used should be well graded such that it gives minimum void, आप किस तरह का सैंड यूज करोगे, वेल ग्रेडेड सैंड। तो वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू 6 से अधिक होनी चाहिए, Cu greater than 6। नेक्स्ट पॉइंट, सैंड मस्ट हैव ड्यूरेबल मिनरल, जैसे कि क्वार्ट्ज, ओके, इट इज अ ड्यूरेबल मिनरल, ओके, इसकी एसिड रेजिस्टेंस काफी अधिक होती है, एंड इट इज वेदर रेजिस्टेंस भी काफी अच्छी होती है इसकी, ओके। तो इसकी क्वार्ट्ज जो मिनरल है ये बेसिकली सिलिका एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, मींस 1 पार्ट सिलिका एंड 2 पार्ट ऑक्सीजन से क्वार्ट्ज मिनरल बनती है। मैंने समझाया था क्वार्ट्ज के बारे में, ओके, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो सैंड मस्ट हैव ड्यूरेबल मिनरल। नेक्स्ट, सैंड मस्ट बी एंगुलर होना चाहिए, इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। कोर्स, ठीक है, उसके दाने थोड़े बड़े बड़े होना चाहिए, कोर्स होने चाहिए एक अच्छे मोर्टार को बनाने के लिए। रफ, ठीक है, ये रफ क्यों, ताकि बॉन्डिंग अच्छे से हो पाए, रफ सरफेस, ओके। तो और ये तीनों तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गुड सैंड का बात कर रही है, तीनों हर एक कैरेक्टरिस्टिक किसमें अवेलेबल था, पिट सैंड में, याद आ रहा है कुछ, पिट सैंड में। तो पिट सैंड में ये तीनों क्वालिटी अवेलेबल थी। फॉर गुड सैंड फाइनेस्ट मॉडुलस मस्ट बी इन रेंज ऑफ 2.2 to 3.2 और 2 to 3। ये फाइनेस्ट मॉडुलस क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, इस पर एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एवरेज मीन साइज और एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ द सैंड ग्रेन। जो भी सैंड है उसको हम सीव एनालिसिस को कंडक्ट करके हम फाइनेस्ट मॉडुलस निकालते हैं, और ये बताती है आपका एवरेज पार्टिकल साइज कितना है। फाइनेस्ट मॉडुलस का जो डेटा है जैसे 2.2 या 3.2, इसको इस डेटा को देख के हमें क्या अंदाजा लगता है, क्या पता चलता है कि सैंड कितना कोर्स है या कितना फाइन है। अगर फाइनेस्ट मॉडुलस ज्यादा है तो सैंड उतना ज्यादा कोर्स है, अगर फाइनेस्ट मॉडुलस कम है तो सैंड उतना ज्यादा फाइन है। समझ में आया? सबसे अधिकतम फाइनेस्ट मॉडुलस सैंड की 3.2 ही होती है। 3.2 से अधिक अगर फाइनेस्ट मॉडुलस है सैंड का, उस तरह के सैंड को किसी भी तरह के इंजीनियरिंग पर्पस से जैसे कि कंक्रीट वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। सैंड शुड पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 480 जो सीव नंबर, इट इज 4.75 mm का सीव नंबर, सीव साइज है।
तो सैंड आपका ऐसा होना चाहिए कि वो 4.75 mm को पास करे एंड मस्ट रिटेन ऑन BIS sieve नंबर 15। sieve नंबर 15 आई थिंक 0.05 mm का है समथिंग, ठीक है। तो इससे ज्यादा पार्टिकल साइज आपका छोटा नहीं होना चाहिए एक अच्छे सैंड का। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड का फाइनेस्ट मॉडल्स के बारे में हमने एक डेटा आपको दिया हुआ है, तो इस डेटा को याद रखिए, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फाइन सैंड का फाइनेस्ट मॉडल्स क्या, मीडियम सैंड का क्या, कोर्स सैंड का क्या। फाइन सैंड का 2.2 टू 2.6, मीडियम सैंड का 2.2 टू 2.6 टू 2.9 एंड कोर्स सैंड का 2.9 से 3.2। 3.2 से अधिक अगर किसी का फाइनेस मॉडुलस है तो उस तरह के सैंड को हम किसी भी तरह के इंजीनियरिंग वर्क में यूज नहीं करते, कंक्रीट बनाने में तो खास करके इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, फिर अगर आपको मोर्टार वगैरह बनाना है, सीमेंट पेस्ट वगैरह बनाना है तो आप फाइन सैंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसनरी वर्क के लिए आपको मोर्टार यूज करना है, मोर्टार बनाना है तो आप मीडियम सैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टरिंग के लिए फाइन सैंड, प्लास्टरिंग मीट, ये फिर मैसनरी कंस्ट्रक्शन, मैसनरी कंस्ट्रक्शन, फिर ये कोर्स सैंड किसके लिए, कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके सम प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड। तो बारंबार लिखिए, बारंबार प्रैक्टिस करिए, बारंबार वीडियो को सुनिए, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं इससे। नाउ अब हम और एक कंसेप्ट देखेंगे, हम फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। एक सैंड का क्या फंक्शन है मोर्टार के अंदर, तो हेडिंग बनाइए, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार, सैंड इन मोर्टार। तो पहले इसके बारे में सुनिए, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार के बारे में पहले सुनिए, फिर हम आपको नोट्स देंगे, फिर आप लिखना। देखो, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओके, वो ये है कि जो मोर्टार है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना, ओके, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करने में मददगार होती है खास करके, और वो मतलब अधिक वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आप बना पाते हो बाय यूजिंग सैंड। इस कारण से आपका जो कॉस्ट है मोर्टार प्रिपरेशन की ये कम होती है, ठीक है। क्योंकि मान लो आप केवल सीमेंट यूज करके, अगर आपने सीमेंट पेस्ट को बना करके अगर आप यूज करोगे कंस्ट्रक्शन में, तो उसकी स्ट्रेंथ तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो उतना इकोनॉमिकल नहीं होगा, ओके। वो इकोनॉमिकल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि मीन्स जो सीमेंट पेस्ट है, अगर आप डायरेक्टली सीमेंट पेस्ट को यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सीमेंट पेस्ट में श्रिंकेज ज्यादा होगा, तो श्रिंकेज ज्यादा होगा तो क्रैकिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो आपका जो भी आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम उसमें सैंड मिलाते हैं ताकि उसमें श्रिंकेज के कारण जो क्रैकिंग हो वो ना हो, ठीक है। तो श्रिंकेज के कारण जो क्रैकिंग है ड्यूरिंग सेटिंग, सेट होगा मतलब पानी, जब सीमेंट पेस्ट आपका गीला है उसमें पानी है तो वो सेट होगा, तो इवापोरेशन होगी, तो श्रिंकेज होगी तो क्रैकिंग डेवलप हो सकता है ड्यू टू वॉल्यूम रिडक्शन। तो वो चीज ना हो इसलिए हम उसमें सैंड मिलाते हैं। तो सैंड अगर मिला के हम बनाएं मोर्टार, तो मोर्टार का श्रिंकेज प्रॉपर्टीज, श्रिंकेज रेजिस्टेंस काफी अधिक होता है एज कम्पेयर टू सीमेंट पेस्ट। प्लस आप अगर सैंड मिला के सीमेंट पेस्ट में सैंड मिला रहे हो तो इस कारण से आपका वॉल्यूम जो है ये काफी इंक्रीज मिल रहा है, वॉल्यूम थोड़ा अधिक मिल रहा है। प्लस आपका जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट पेस्ट का जो स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ लगभग आपका मोर्टार का भी होता है, ओके। जो स्ट्रेंथ आपको सीमेंट पेस्ट का मिलता है उतना ही स्ट्रेंथ आपको मोर्टार का भी मिलता है। और उल्टा ये देखा गया है कि थोड़ा क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा और इंक्रीज ही हो जाती है उल्टा, ठीक है। स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा तो आप जितना सीमेंट पेस्ट को डायरेक्टली यूज करके काम करते हो उससे अच्छा थोड़ा उसमें सैंड मिला देंगे तो मोर्टार बन जाएगा, जिस कारण से अधिक मास मिलेगा आपको, अधिक वॉल्यूम मिलेगा, तो उसको यूज करके ज्यादा वर्क कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकल है, कॉस्ट में रिडक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन होगी। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा देखो, आप सैंड यूज कर रहे हो तो सैंड यूज करोगे तो सैंड के कारण कुछ ना कुछ पोरोसिटी, हल्का हल्का, क्योंकि सैंड का जो ग्रेन्स होगा वो तो थोड़ा बड़े बड़े हैं, ठीक है। बाइंडिंग पार्टिकल्स जो सीमेंट है या फिर लाइम है उसके पार्टिकल्स के कंपैरिजन में सैंड का पार्टिकल्स जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसमें थोड़े कुछ कुछ वाइट्स होंगे। तो अगर मान लो आपने बाइंडिंग मटेरियल यूज किया लाइम, तो आपको पता है लाइम में ड्राई सेटिंग होता है, मतलब लाइम CO2 की मदद से सेट होती है, कार्बोनेशन प्रोसेस की मदद से। तो इसके जो पोर्स हैं इन बिटवीन सैंड ग्रेन्स, तो ये पोर क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण से ये जो आपने मोर्टार बनाया, इस मोर्टार को, लाइम मोर्टार अगर आपने बनाया तो इस मोर्टार को सेट होने में ये मदद करती है सैंड। तो इसका एक फंक्शन हो गया सेटिंग,
तीसरा फंक्शन क्या हो गया, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, मतलब श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है एंड क्रैकिंग होने से बचाता है। ठीक है, चौथा फंक्शन क्या हो गया, ऐसे थ्योरेटिकली ये माना गया है कि जो सैंड है इट मस्ट बी इनर्ट, मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि वो केमिकली किसी से रिएक्ट ना करे, ये केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करे। लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ते गए रिसर्च करते गए तो उन्होंने लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, अभी हाल फिलहाल एक्सपेरिमेंट हुआ है, शोध किया गया है, तो उन्होंने पता लगा कि जो सैंड है, सैंड का ग्रेन्स हमने जैसे बताया, इसमें क्या होता है, इट इज सिलिका SiO2। तो ये जो सिलिका है ये सीमेंटिंग मटेरियल से रिएक्ट करता है, ओके, सीमेंटिंग मटेरियल से रिएक्ट करता है और एक हार्डेंड मास, मतलब कोई ठोस पदार्थ बनाती है जो कि सीमेंट में सीमेंट मोर्टार में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी इसका उपयोग है। ओके, समझ में आया? चौथा, ये सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करता है, मतलब डिफरेंट सैंड ग्रेन्स के ऊपर आपका जो बाइंडिंग मटेरियल है वो चिपक जाता है, जिस कारण से बाइंडिंग मटेरियल को अधिक सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो बाइंडिंग मटेरियल अच्छे से स्प्रेड हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज आपका एडवांटेजेस है। प्लस अगर मान लो कि वेल ग्रेडेड सैंड आपने यूज किया, वेल ग्रेडेड सैंड, तो वेल ग्रेडेड सैंड के यूज करने के कारण आपका जो मोर्टार उसकी डेंसिटी काफी इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा डेंस मोर्टार आपको निकल के आता है। तो दीज आर सम फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार, तो इसके बारे में लिखिए। तो इस पे शॉर्ट नोट्स आपको आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो आई एम राइटिंग दी शॉर्ट नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू मेक ए कॉपी ऑफ इट। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम। इट इज बेसिकली यूज्ड इन मोर्टार टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ मोर्टार which reduces overall cost of construction. Next point, setting. If binding material is lime, अगर आपका binding material lime है तो lime आपको पता है ड्राई कंडीशन में सेट होता है बाय कार्बोनेशन, इसलिए जो सैंड में आपका वॉइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने वॉइड्स में, जिस कारण से जो लाइम मोर्टार है उसकी सेटिंग इनिशिएट होती है या फिर सेटिंग में मदद करती है। ओके, देखिए, then CO2 get absorbed in the void of sand and helps in carbonation and setting of lime mortar. Next, shrinkage and cracking. It prevent, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कहीं ना कहीं आप देखे होंगे जो हम सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ, मतलब सीमेंट में टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हमने पढ़ाया था, तो वहां पे हमने यही पॉइंट बताया था कि डायरेक्ट सीमेंट पेस्ट में श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ज्यादा होता है, इसलिए हम डायरेक्ट सीमेंट पेस्ट का क्यूब नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम सीमेंट मोर्टार की क्यूब बनाते हैं, और क्यूब का साइज कितना था, 70.5 mm। ठीक है, और इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता था। वेल, इट प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ मोर्टार ड्यूरिंग सेटिंग एंड हेंस प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ मोर्टार ड्यूरिंग सेटिंग। ड्यूरिंग सेटिंग क्यों, जब सेट हो रही है मतलब पानी इवापोरेट हो रही है, तो इवापोरेशन होने के कारण ही श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम। स्ट्रेंथ, वेल बाय द वे सैंड इज इनर्ट, हमें पता है सैंड इनर्ट है, मतलब इट इज केमिकली इनएक्टिव, दैट इज इट इज नॉट एक्टिव केमिकली, बट सम साइंटिफिक रिसर्च क्लेम दैट the silica of sand react with constituent of cementing material and result in formation of hardened mass which contribute to strength। कुछ साइंटिफिक रिसर्च ऐसा कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो सिलिका है सैंड में, वो सीमेंट के जो बाइंडिंग मटेरियल उसके इंग्रेडिएंट से रिएक्ट कर जाते हैं, और एक मतलब वो जो फिर बाद में जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर रिएक्शन, उसके कारण कुछ ना कुछ सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है या फिर मोर्टार में स्ट्रेंथ आती है। प्लस जो सैंड है ये जो मोर्टार उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सरफेस एरिया। सैंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग मटेरियल एंड हेल्प्स इन एडहरिंग मतलब चिपकना, एडहरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्ली। मींस अधिक सरफेस एरिया मिल जाएगा, तो ये जो बाइंडिंग मटेरियल है वो सैंड पे अच्छे से चिपक पाएगा, प्लस आपका बाइंडिंग मटेरियल अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। मतलब कम बाइंडिंग मटेरियल को यूज करोगे सैंड के साथ तो बहुत सारा मोर्टार आपका बन जाएगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो जिस कारण से आपका बहुत सारा काम आप कर पाओगे, तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये कम होगी। ठीक है,
और वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वो जो सैंड ग्रेन्स है ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग मटेरियल को अपने ऊपर चिपका लेता है और बाइंडिंग मटेरियल को प्रॉपरली स्प्रेड कर देता है। नेक्स्ट, अगर हम वेल ग्रेडेड सैंड का इस्तेमाल करें मोर्टार बनाने में तो ये मोर्टार का डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। ये बेसिकली क्यों होता है, हमने बताया था कि वेल ग्रेडेड सैंड अगर यूज करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम विल बी मिनिमम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी मिनिमम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज मिनिमम। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली आपका डेंसिटी जो होगा वो अधिक होगा, है ना। सो दीज आर सम functions of mortar, sorry, functions of sand that is which is used in mortar preparation. Now अगर मान लो कहीं पर हमको सैंड नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड क्या क्या हो सकता है, मतलब सैंड की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड, तो देखिए बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो सैंड के जगह पे यूज किया जा सकता है, जैसे कि स्टोन, छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े, स्टोन स्क्रीनिंग। मान लो स्टोन का माइनिंग हो रहा है कहीं पर, तो स्टोन का अभी वहां पे बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है, तो स्टोन के ऐसे टुकड़े जो सैंड के साइज के हैं, जो सैंड के साइज के हैं उनको स्क्रीन करके प्रॉपरली, ऐसे टुकड़े जो सैंड के साइज के हैं उनको हम सैंड के जैसा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, तो स्टोन स्क्रीनिंग को यूज किया जा सकता है। हाँ ध्यान रखना, स्टोन डस्ट अलग होती है, स्टोन डस्ट मतलब वो बहुत ज्यादा पाउडर आटा जैसा होगा, उसको यूज नहीं करेंगे। स्टोन का ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो सैंड के साइज के रेंज में है उनको हम यूज करेंगे, स्टोन स्क्रीनिंग को यूज किया जा सकता है। चूंकि ये पत्थर की है इसलिए जो स्टोन स्क्रीनिंग होगी ये काफी शार्प होती है, ठीक है, और शार्प होने के कारण ये अच्छे से इंटरलॉकिंग हो पाएगी, है ना, शार्प कहने का मतलब एंगुलर कह रहे हैं, इसलिए ये अच्छे से इंटरलॉकिंग कर पाएगी, इंटरलॉकिंग होगी अच्छे से इसमें। प्लस चूंकि ये स्टोन की बनी है इसलिए ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है मोर्टार में, ओके, इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ टू मोर्टार, मोर स्ट्रेंथ टू मोर्टार। कहने का मतलब है अगर स्टोन स्क्रीनिंग को यूज करके आपने कोई मोर्टार प्रिपेयर किया है तो उस तरह का मोर्टार का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो अधिक होगा एज कंपेयर टू सैंड, सैंड को यूज करके अगर प्रिपेयर किया है। तो स्टोन स्क्रीनिंग हम कब यूज करेंगे, अगर मान लो कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको सैंड ज्यादा अवेलेबल नहीं है और स्टोन स्क्रीनिंग ज्यादा अवेलेबल है, जैसे कि जनरली ये चीज पाई जाती है डैम बनाते वक्त, क्योंकि डैम वगैरह जब बनाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टोन वगैरह मिलती है, तो आप स्टोन वहां से तोड़ के निकालते हो, तो स्टोन को तोड़ते वक्त वहां पे आपको स्टोन का सैंड आपको मिल सकता है ना, आप स्टोन का सैंड बना के यूज कर सकते हो, है ना। तो जनरली लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर सैंड इज नॉट अवेलेबल, ओके, इन लार्ज क्वांटिटी, वहां पे हम स्टोन स्क्रीनिंग का यूज ले सकते हैं, जैसे कि डैम बनाते वक्त, ब्रिज बनाते वक्त एक्सेट्रा, ऐसे मोर्टार के केस में हम स्टोन स्क्रीनिंग का यूज करते हैं, ओके। नाउ दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, दूसरा सब्स्टिट्यूट आपका होगा सुर्खी, आपने सुना है नाम, हमने सुर्खी के बारे में बताया था जब लाइन में पढ़ाया था, शायद वहां पे हमने बताया था सुर्खी, या फिर हमने बताया होगा सुर्खी के बारे में, सीमेंट में भी बताया था सुर्खी के बारे में। सुर्खी क्या है, जो जले हुए ईंटें हैं या फिर बर्न्ड क्ले, इसको अच्छे से फाइन स्क्रीनिंग करके, मतलब फाइन बना, फाइन अच्छे से कंप्रेस, सॉरी अच्छे से क्रश करके और फाइन अच्छे से फाइन बना के फिर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो जो आपको मटेरियल मिलेगा उसको हम सुर्खी कहते हैं। तो सुर्खी को हम बर्न्ट क्ले या फिर बर्न्ट ब्रिक से हम बनाते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसे सुर्खी कहा जाता है। अब सुर्खी को यूज करके जो मोर्टार बनाओगे इसका भी सेम फंक्शन, जैसा सैंड का आपका फंक्शन है, सेम सैंड जैसा ही इसका फंक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगी कि आपको जब हमने लाइन पढ़ाया था तो वहां पे हमने बताया था जो क्ले है, सुर्खी में बेसिकली क्या है, क्ले, तो क्ले के कारण क्या होती है, हाइड्रा वेलोसिटी इंप्रूव होती है। हाइड्रा वेलोसिटी मतलब, हाइड्रा वेलोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जो आपका मटेरियल है, जो भी आप मोर्टार वगैरह बनाओगे, ये अंडर वाटर अच्छे से सेट हो पाता है, तो इट इम्प्रूव्स हाइड्रा वेलोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मोर्टार, इट improves hydra velocity property of mortar
प्रॉपर्टी ऑफ मोर्टार। एक इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। अब वो डिमेरिट क्या है? अब देखो ईटा, गांव घर में ईटा जब यूज होता है, ईटे की मकान देखिए, तो वहां पे मान लो ईटे वगैरह पर अगर प्रॉपरली प्लास्टरिंग वगैरह नहीं किया होता है तो आप देखना मीन्स ईटा ना चूर चूर हो गया होता है, मतलब चकना चूर हो गया होता है, उसका अगल बगल से कहीं से थोड़ा ईटा टूट चुका होता है, या फिर मतलब उससे आप कैसे समझाऊं, उससे मतलब मिट्टी निकल रहा होता है, ईटा जिस मिट्टी का बना होता है वो मिट्टी निकल रहा होता है। आप कभी फील करना, देखना आपको मिल जाएगा, गांव घर में देखना, वहां पे जनरली प्लास्टरिंग नहीं करते हैं घरों में, ठीक है, तो बहुत लंबे समय बाद ईटे में डिफेक्ट आ जाता है, आप उसका वो दीवार पूरा बेकार हो जाता है। आप किसी बाउंड्री वाल में भी देखना जिसमें प्लास्टरिंग नहीं किया है, उसमें भी आप ऐसे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो बेसिकली क्या है, इसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस काफी खराब होती है, ठीक है। ये एयर और ह्यूमिडिटी, एयर और मॉइस्चर के एक्शन में ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए अगर हम सुर्खी को यूज करके मोर्टार बनाते हैं तो ऐसे मोर्टार को हम प्लास्टरिंग के पर्पज से यूज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के पर्पज से यूज नहीं कर सकते। घर के अंदर करिए जहां पर वेदरिंग मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है आपका स्ट्रक्चर, वो घर के इंटरनल सर्फेसेस पे आप प्लास्टरिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल सरफेस पे प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क के लिए हम सुर्खी को यूज करके जो मोर्टार बनाएंगे उसको यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी डिमेरिट है, इसके बारे में लिखिए। इट डिसइंटीग्रेट अंडर एक्शन ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिटी, so mortar with surkhi should not be used for external plaster और pointing work, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये तो कुछ चीजें थी। अब मैं आपको बता दूं कि हम इस टॉपिक में और क्या क्या पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोर्टार। सैंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सैंड के बारे में और भी यहाँ पे जितना बताया हमने, प्रॉपर्टी ऑफ गुड सैंड, हमने इससे पहले भी बहुत सारे और कुछ बताया, जैसे कि टाइप्स ऑफ सैंड, सोर्सेस ऑफ सैंड, है ना, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में लिखवाया हुआ है। प्लस अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोर्टार कितने तरह के होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। प्लस हम ये देखेंगे कि जो जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें लाइम मोर्टार या फिर सीमेंट मोर्टार की किस प्रोपोर्शन में रिकमेंडेशन दी गई है, मतलब 1:3 या फिर 1:1.5, 1:2, कहां पर यूज होती है। ऐसे मोर्टार को जनरली कैसे केसेस में किस प्रोपोर्शन की मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है, ये रिकमेंडेशन देखेंगे। फिर डिफरेंट मोर्टार का स्ट्रेंथ हम देखेंगे, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर से चलेगी, फिर यहाँ से भी बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर फाइनली जब ये सब चीजें हम कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार एंड यूजेस ऑफ मोर्टार। वो एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में बन जाएगा। इसमें मैक्सिमम देखो, जो मैक्सिमम होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ मोर्टार में, या फिर रिकमेंडेशन वाले कंसेप्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड लाइम मोर्टार में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा यूजेस ऑफ मोर्टार में। फिर टाइप्स ऑफ मोर्टार से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट मोर्टार के बीच में एक कंपैरिजन का एक क्वेश्चन बना के दे देगा, किस मोर्टार का वर्केबिलिटी अच्छा है या फिर किस मोर्टार का क्या एडवांटेज है, सीमेंट मोर्टार और लाइम मोर्टार के बीच में क्या कंपैरिजन है, किसका क्या बेनिफिट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। वेल, सो कंप्लीट कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं एट RS699 ओनली, ओके। आपको अगर एनरोल करनी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 7008420353 पर कंप्लीट कोर्स ऑन बिल्डिंग मटेरियल। एंड आप हमारे ग्रुप से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें हम बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट आएंगे उससे हम डिस्कशन करेंगे उससे। थैंक यू, गुड लक।